नमस्कार दोस्तों, मैं वेदांग। आज हम इस क्लास में सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और हम इस वीडियो में ऐसे सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो पहले ही एग्जाम में आ चुके हैं और एग्जाम में जो आने वाले हैं, जो आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से देखेंगे। दोस्तों यहाँ पे हर क्वेश्चन अपने में एक विशेष स्थान रखता है, यानी कि विशेष महत्व रखता है। इसलिए दोस्तों सामान्य ज्ञान की यह क्लास आपके लिए आगे आने वाली जो परीक्षाएं हैं उसके दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है यह क्लास आपके लिए। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। आपका पहला प्रश्न, तो आपके लिए पहला प्रश्न हो जाएगा सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो ऑप्शन है सिंधु मानसरोवर, वुलर झील, शेषनाग या फिर डल झील। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मानसरोवर झील। अब आपके लिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो आपके लिए दूसरा प्रश्न हो जाएगा भारत रत्न प्राप्त पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। इनको जो है सर्वपल्ली राधाकृष्ण 1954 में जो है सी राजगोपालाचारी के साथ में मिला था। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, तीसरे प्रश्न की। तो तीसरा प्रश्न आपका है निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष जो है कभी नहीं बने थे। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ऐसे थे इन ऑप्शनों में जो इनको जो है कभी जो है राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे। ठीक है, अब बात करते हैं चौथे प्रश्न की। तो आपके लिए चौथा प्रश्न हो जाएगा नासिक किस नदी के किनारे कुंभ मेला लगता है। नासिक में किस नदी के किनारे कुंभ मेला लगता है। तो इसका ऑप्शन है गोदावरी नदी, महानदी, सतलज नदी या फिर गंगा नदी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। नासिक में गोदावरी के नदी के किनारे जो है कुंभ मेला लगता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, यानी कि पांचवें प्रश्न की। तो पांचवा प्रश्न आपका है डीवीडी का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन है वो डिमांड वीडियो डिस्क है या फिर डिजिटल हाईवेल डिस्क है या फिर डिजिटल हाई स्टाइल डिस्क है या फिर डिजिटल होटल हेलोटिक्स डिस्क है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा तीसरा वाला, डिजिटल हाई टेक्सटाइल जो है डिस्क है। ठीक है, अब बात करते हैं आपके लिए अगले प्रश्न की। तो आपके लिए अगला प्रश्न हो जाएगा भारत का कौन सा राज्य चीनी का कटोरा के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन है उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जो उत्तर प्रदेश है, भारत में उत्तर प्रदेश है, ठीक है, जिसकी राजधानी लखनऊ है, इसको जो है चीनी का कटोरा कहा जाता है। अब बात करते हैं आपके लिए सातवें प्रश्न की। तो आपके लिए सातवां प्रश्न हो जाएगा राष्ट्रध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है। तो ऑप्शन है 2.1, 2:1 के अकॉर्डिंग, 4:3 के अकॉर्डिंग, 5:4 के अकॉर्डिंग या फिर 3:4 के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 3:2 के अकॉर्डिंग जो है आपका होता है। ठीक है, अब बात करते हैं आठवें प्रश्न की। तो आपके लिए आठवां प्रश्न हो जाएगा अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है। तो आठवें प्रश्न का सही ऑप्शन है दिल्ली, फतेहपुर सीकरी, सिकंदराबाद या फिर आगरा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सिकंदराबाद। अगर अकबर का जो मकबरा है वो सिकंदराबाद में स्थित है। देखिए दोस्तों अभी मैंने इतने इजी क्वेश्चन रख रहे हैं, इसलिए रख रहा हूँ ताकि मैं देख रहा हूँ आपको कितना आता है। आप अपने आप खुद से ट्राई करते रहिए कि आपको कितना आ रहा है। ठीक है, मेरे आंसर बताने से पहले आप गेस करा करिए कौन सा सही है, क्योंकि अभी तो चलिए 20 नंबर तक मैं आपको बहुत ही इजी क्वेश्चन रखूँगा, लेकिन हाँ जैसे ही 21 नंबर आएगा वैसे ही आपको क्वेश्चन का सही लेवल है आपको देखने को 21 नंबर से मिलेगा। तो प्लीज़ आप मेरे साथ बने रहिए ताकि 21 नंबर क्वेश्चन पे आपको पता चल सके कि हाँ आपने कितनी तैयारी की है और कितनी आपको तैयारी आती है। ठीक है, तो प्रश्न का फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। नवा क्वेश्चन है यदि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वो अपना त्यागपत्र किसे देगा। तो ऑप्शन है प्रधानमंत्री, भारत के प्रमुख न्यायमूर्ति, स्पीकर को या फिर उपराष्ट्रपति को। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा उपराष्ट्रपति को। अगर राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना भी चाहता है तो अपना वो जो है उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देगा। अब बात करते हैं 10वें प्रश्न की। तो आपके लिए 10वां प्रश्न हो जाएगा भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो ऑप्शन है विशाखापट्टनम, कोची, कोलकाता या फिर मुंबई। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा मुंबई। भारत का दोस्तों सबसे बड़ा बंदरगाह जो है मुंबई है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो आपके लिए अगला प्रश्न ग्रांड ट्रंक सड़क योजना किसने बनाई थी। तो ऑप्शन है अकबर, शेरशाह सूरी, लॉर्ड कर्जन या फिर समुद्रगुप्त। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा शेरशाह सूरी ने। ग्रांड ट्रंक जो सड़क है इसकी योजना जो है शेरशाह सूरी के शासनकाल में शेरशाह सूरी के आदेश अनुसार बनाया गया था।
अब बात करते हैं 12वें प्रश्न की, तो आपके लिए 12वां प्रश्न हो जाएगा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, राणा डे, बाल गंगाधर तिलक या फिर चित्तरंजन दास। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले जी। ये जो है गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। अब बात करते हैं 13वें प्रश्न की, तो आपके 13वां प्रश्न है संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ऑप्शन है गंगा, नील, अमेजन या फिर मिसिसिपी। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा नील नदी। नील नदी जो है संसार की, दोस्तों भारत की नहीं दोस्तों, संसार की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। अब आपके लिए अगला प्रश्न यानी कि 14वां प्रश्न आपके लिए हो जाएगा छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? तो छत्तीसगढ़ की राजधानी हो जाएगी रायपुर, रांची, भोपाल या फिर देहरादून। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। अब आपके लिए 15वां प्रश्न, तो आपके लिए 15वां प्रश्न है जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन है सतलज नदी, बेतवा नदी, कृष्णा नदी या फिर चंबल नदी। तो दोस्तों ये आपका आंसर हो जाएगा चंबल नदी। जो जवाहर सागर बांध है ये आपका चंबल नदी पर स्थित है। अब आपके लिए 16वां प्रश्न, तो आपके लिए 16वां प्रश्न हो जाएगा राष्ट्रध्वज के अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो ये तो जाहिर सी बात है, सबको पता होगा इसमें 24 तीलियां होती हैं, लेकिन फिर भी मैंने इस क्वेश्चन को नॉर्मल उसमें जो है रखा है। ठीक है दोस्तों, अच्छे से क्वेश्चन दोस्तों लेवल पे अच्छे का लेवल बात करें तो अच्छे लेवल क्वेश्चन जो है 21 से आपके स्टार्ट हो जाएंगे। अभी आपका चल रहा है 17वां क्वेश्चन। तो आपका 17वां क्वेश्चन है हमारा राष्ट्र चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो ऑप्शन है सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से, गया स्थित बौद्ध विहार से, सांची के स्तूप से या फिर सिंधु घाटी में मिली अवशेषों से। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से। अब बात करते हैं 18वें प्रश्न की, तो आपके लिए 18वां प्रश्न हो जाएगा दलाल इंडस्ट्रीज स्ट्रीट कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है लंदन में, न्यूयॉर्क में, मुंबई में या फिर दिल्ली में। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा मुंबई में। ठीक है, जो दलाल इंडस्ट्रीज है ये आपका मुंबई में स्थित है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो आपके लिए 19वां प्रश्न हो जाएगा भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे? तो ऑप्शन है M.A. अंसारी जी, रफ़ी अहमद किदवई जी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी या फिर बदरुद्दीन तैयबाजी जी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा बदरुद्दीन तैयबाजी जी। इनको ही भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम जो सदर अध्यक्ष है इसके रूप में नियुक्त किया गया था। अब बात करते हैं 20वें क्वेश्चन की, तो आपका हो जाएगा भौगोलिक दृष्टि से भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अगर भौगोलिक दृष्टि से देखें तो कौन सी हो जाएगी आपको बताना है। अरावली है, हिमालय है, विंध्याचल पर्वत है या सतपुड़ा है। तो दोस्तों ये काफ़ी बार क्वेश्चन आता है, काफ़ी सारे एग्जाम में होता है, फिर चाहे वो स्टेट लेवल का हो चाहे वो जो है सेंट्रल लेवल का हो। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा अरावली पर्वत। और दोस्तों आपको बता दूं ये अरावली पर्वत और ये आपका हिमाचल पर्वत और आपका विंध्याचल पर्वत, ये 3 पर्वत ऐसे हैं जिनके बारे में बहुत ही, अगर आप गवर्नमेंट प्रिपरेशन कर रहे हो किसी गवर्नमेंट जॉब की, तो आपको ये 3 पर्वत और पहाड़ के बारे में पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर मैं बहुत जल्दी वीडियो लाने वाला हूँ, तो आप उन वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। अब यहाँ से आपके स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन 21 से, जो कि काफ़ी अच्छे स्टैंडर्ड लेवल पे मैंने आपके रखे हुए हैं, जो कि एग्ज़ाम में आए भी हुए हैं। कोई इस पर कुछ ऐसे भी क्वेश्चन मैंने रखे हैं जो कोई एग्ज़ाम में आगे आने वाले के चांस जो है भी दोस्तों लग सकते हैं, मतलब क्वेश्चन आ भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं 21 क्वेश्चन से। तो निम्न में से कौन सा एक 165 अंश पूर्व और 165 अंश जो है पश्चिम पर स्थित स्थानों के मध्य स्थानीय समय का अंतर है? तो दोस्तों ऑप्शन है 12 घंटे, 0 घंटा, 24 घंटा या 22 घंटा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा 22 घंटे। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं 22वें क्वेश्चन की। तो अपने 22वां क्वेश्चन हो जाएगा सूर्य तप के जो अवशेषों में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई जाती है? जो सूर्य का ताप होता है इसके जो अवशेष होते हैं, कहने का मतलब ये है जो सूर्य का जो ताप होता है उसके जो अवशेष दोस्तों होते हैं उसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर ताप में कोई निभाता है तो कौन निभाता है आपको बताना है। ऑप्शन है ओजोन, धुंध, ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सूर्य के ताप के अवशेष जो होते हैं उसमें सबसे जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब बात करते हैं 23वें प्रश्न की। तो अपने 23वां प्रश्न हो जाएगा फेनिक्स मार्क्स लैंडर जो मंगल ग्रह है
की जो सतह है इस पर किस तिथि को उतरा था। जो आपका फेनिक्स मार्स लैंडर जो है ये ग्रह है, ये जो है मंगल ग्रह पर किस तिथि को उतरा था, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन है 25 मई 2008, 27 मई 2008, 26 मई जून 2008 या फिर 27 जून 2008। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा 26 जून 2008 को। 26 जून 2008 को ही जो फेनिक्स मार्स लैंडर है यानी कि यान है, ये मंगल ग्रह पे आपका उतरा था। अब बात करते हैं 24वें प्रश्न की। तो अपनी 24वां प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक शहर में यानी कि IST देशांतर के निकटतम है। तो ऑप्शन है सागर, उज्जैन, होशंगाबाद या फिर रीवा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा होशंगाबाद। होशंगाबाद एक ऐसा जो है आपका शहर है, ये आपका भारतीय मानक समय ITS यानी कि जो ITS है इसके देशांतर के निकटतम है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की यानी कि 25वें प्रश्न की। तो आपके लिए 25वां प्रश्न हो जाएगा, एक खगोलीय एकक दूरी है, ठीक है। तो कौन सी दूरी है आपको बताना है। 25वें प्रश्न का आंसर ऑप्शन हो जाएगा प्लूटो और सूर्य के बीच की, पृथ्वी और सूर्य के बीच की, बृहस्पति और सूर्य के बीच की या फिर पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा पृथ्वी और सूर्य के बीच की। जो एक खगोलीय दूरी एकक होती है उसको जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच में मापा जाता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो आपके लिए अगला प्रश्न हो जाएगा यानी कि आपके लिए 26वां प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला कश्मीर घाटी को सिंधु घाटी से अलग करती है। तो ऑप्शन है ग्रेट हिमालयन, जास्कर, पेरपांजल या फिर धौलाधार। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा जास्कर। जास्कर एक ऐसी श्रृंखला है जिसको कश्मीर की घाटी को सिंधु घाटी से दोस्तों अलग करती है। जास्कर की पहाड़ियाँ, ठीक है। अब बात करते हैं 27वें प्रश्न की। तो आपके लिए 27वां प्रश्न हो जाएगा, भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार लगभग समान है, जबकि इसका पूर्व से पश्चिम की ओर का जो विस्तार है इसके दक्षिण उत्तरी जो विस्तार क्षेत्र से अधिक है। इसका जो निम्नलिखित कारण दोस्तों क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन दोस्तों दिए गए हैं, पृथ्वी पूर्णतः गोल नहीं है, देशांतर जो समांतर रेखाएं नहीं हैं, या फिर सभी देशांतर अपने विलोम के साथ दीर्घ वृत्त बनाते हैं, या फिर देशांतर के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होती है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा चौथा वाला, इसका हो जाएगा, ठीक है। देशांतर के बीच आपकी हो जाएगी दूरी विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होती है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो आपके लिए अगला प्रश्न है 28वां का हो जाएगा आपका प्रश्न, अरावली के संबंध में क्या सही नहीं है। मतलब अरावली के संबंध में क्या सही नहीं है ये आपको बताना है। ये एक विशिष्ट पर्वत है, पूर्व में ये हिमालय से भी अधिक ऊंचे थे, या फिर ये चूना पत्थर के बने हुए हैं, या फिर ये वलित हुए पेल्विन हुए तथा पुनः यही क्रिया दोहराई गई है। तो ऑप्शन है ये एक चूना पत्थर के बने हुए हैं, ठीक है। बात करते हैं 29वें प्रश्न की। तो आपके लिए 29वां प्रश्न हो जाएगा, धारवाड़ समूह की चट्टानें पूर्णतः विकसित हुई हैं। तो ऑप्शन है कृष्णा घाटी में, पुराजीवी काल में, नेपाल में या फिर नरजीवी काल में। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा पुराजीवी काल में। जो धारवाड़ के समूह की चट्टानें होती हैं पूर्णतः विकसित जो है पुराजीवी काल के चट्टान में हुई हैं, ठीक है। अब बात करते हैं 30वें प्रश्न की। तो आपके लिए 30वां प्रश्न हो जाएगा, भारत में स्थित प्राचीनतम समूह की चट्टान है। तो ऑप्शन है विंध्य तंत्र, आर्कियन तंत्र, कड़प्पा तंत्र या फिर दक्कन ट्रैप्स। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा कड़ापा तंत्र। भारत की जो प्राचीनतम सामूहिक चट्टानें हैं वो कड़ापा तंत्र से विकसित हुई हैं। अब आपके लिए बात करते हैं 31वें प्रश्न की। तो आपके लिए 31वां प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारत की सरकारी क्षेत्र में सबसे बड़ी व्यापारिक संस्था है। मतलब भारत में सरकारी क्षेत्र की सबसे बड़ी जो व्यापारिक संस्था है वो कौन सी आपको बताना है। ऑप्शन है खनिज एवं धातु व्यापार निगम, खादी व ग्रामोद्योग निगम, भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण या फिर भारतीय खाद्य निगम। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा भारतीय खनिज एवं धातु व्यापार निगम। दोस्तों ये हो जाएगा पहला का सही आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय खनिज एवं धातु व्यापार निगम। अब आपके लिए बात करते हैं 32वें प्रश्न की। तो 32वां प्रश्न है, द्वितीय औद्योगिक नीति में उद्योग को
क्या कहा जाता है, मतलब कौन सी श्रेणी में रखा गया है, क्या कहा जाता है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन है 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया था, 4 श्रेणियों में विभक्त किया गया था, या तो फिर 5 श्रेणियों में विभक्त किया गया था, या फिर 8 श्रेणियों में विभक्त किया गया था। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा 3 श्रेणियों में इसको विभक्त किया गया था। ठीक है, जो द्वितीय औद्योगिक क्षेत्र होते हैं, जो नीति होती है, इसमें जो है 3 श्रेणियों में उद्योगों को विभक्त किया जाता है। अब आपके लिए 33वां प्रश्न। तो आपके लिए 33वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय निर्माण का एक अंग नहीं है। तो ऑप्शन है ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण टेलीफोन, ग्रामीण विकास, या फिर कृषि आधारित उद्योग। तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ग्रामीण विकास। ठीक है, तो बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो आपके लिए 34वां प्रश्न हो जाएगा, 8 मूल उद्योगों के सूचकांक यानी कि इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज में निम्नलिखित में से किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया है। तो ऑप्शन है उर्वरक उत्पादक, कोयला उत्पादन, विद्युत उत्पादक, या फिर इस्पात उत्पादन। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा वाला, यानी थर्ड हो जाएगा विद्युत उत्पादक। विद्युत उत्पादन को ही 8 मूल उद्योग के जो सूचकांक है यानी कि इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज है, इसमें जो है इसको महत्व दिया गया है। अब बात करते हैं 35वें प्रश्न की। तो आपके लिए 35वां प्रश्न हो जाएगा, भारत में फार्मों के विलयन तथा अधिग्रहण को किसके द्वारा विनियमित किया जाता है। तो ऑप्शन है राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धी परिषद, भारतीय प्रतिस्पर्धी आयोग, या फिर औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, या फिर भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा भारतीय प्रतिस्पर्धी आयोग। इसी के द्वारा भारत में फार्मों के विलयन तथा अधिग्रहण को जो है विनियमित किया जाता है। अब बात करते हैं 36वें प्रश्न की। तो आपके लिए 36वां प्रश्न हो जाएगा, प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत फ़ायदे हैं। तो कौन से फ़ायदे हैं आपको बताना है। ऑप्शन है 36वें क्वेश्चन का, भारत में कहीं भी आसानी से धन का हस्तांतरण हो सकता है, या फिर 1 लाख का दुर्घटना बीमा कवर होता है, उपयुक्त सभी, या फिर 30,000 तक का बीमा कवर होता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी। इसमें जो है दोस्तों भारत में कहीं भी आप आसानी से धन का हस्तांतरण कर सकते हैं, 1 लाख तक का आपको दुर्घटना बीमा इसके तहत कवर होता है, और इसके तहत जो है 30,000 का जीवन बीमा कवर भी कवर होता है। अब बात करते हैं 37वें प्रश्न की। तो आपके लिए 37वां प्रश्न हो जाएगा, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। तो किसके आधार पर आकलन किया जाता है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन है विभिन्न राज्यों के प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, या फिर परिवार की उपभोग व्यय के आधार पर, या फिर देश के मलिन बस्तियों की जनसंख्या के आधार पर, या फिर परिवार की औसत आय के आधार पर। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा विभिन्न राज्यों की जो प्रति व्यक्ति आय है उन्हीं के आधार को मानते हुए भारत की निर्धनता का स्तर का आकलन किया जाता है। अब आपके लिए दोस्तों बात करते हैं 38वें प्रश्न की। तो आपके लिए 38वां प्रश्न हो जाएगा, जवाहर रोजगार योजना के विषय में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, क्या सही है। तो क्या सही है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन है इसका लक्ष्य प्रतिवर्ष 10 लाख लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध कराना है। इस योजना के अधीन जनहित रोजगार का 30% स्त्रियों के लिए आरक्षित है, या फिर यह इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में आरंभ की गई थी, या फिर जवाहर रोजगार योजना का लक्ष्य समूह गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले नगर निवासी हैं। तो ऑप्शन है इसका दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा दूसरा वाला, यानी कि इस योजना के अधीन जनहित रोजगार का 30% जो आरक्षित जो है सीटें स्त्रियों के लिए रखी गई हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो आपके अगले प्रश्न है, प्रधानमंत्री जन सुरक्षा योजना की शुरुआत कहाँ से की गई थी। तो ऑप्शन है पटना, पानीपत, कोलकाता, या फिर वाराणसी। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा कोलकाता। प्रधानमंत्री जन सुरक्षा योजना है, इसकी शुरुआत जो है कोलकाता से की गई थी। अब बात करते हैं 40वें क्वेश्चन की। तो आपके लिए 40वां क्वेश्चन हो जाएगा, इसे किसने अप्रैल 1930, प्रश्न में फिर से दोस्तों मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था। इसमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान गठित किया था। तो ऑप्शन है के कामराज, श्री गोपालाचारी, ए.एन. बेसेंट, या फिर वी.ओ. चिदम्बरम पिले।
तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा सिराज गोपालाचारी ने। ठीक है, इसमें से मतलब सिराज गोपालाचारी जी ने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, यानी कि 41वें प्रश्न की। तो आपके लिए 41वां प्रश्न हो जाएगा, दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो ऑप्शन है विपिन चंद्र पाल ने, के.टी. शाह ने, डॉक्टर मुंजे ने, या फिर सुभाष चंद्र बोस ने। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो डॉक्टर मुंजे ने। डॉक्टर मुंजे के द्वारा जो है दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्र कांग्रेस जो समिति थी, इसमें जो है असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किया था। अब बात करते हैं 42वें प्रश्न की। तो आपके लिए 42वां प्रश्न हो जाएगा, गांधी जी द्वारा अहिंसात्मक प्रतिरोध सभा के गठन का क्या कारण था? ऑप्शन है किसानों की मांग को पूरा करने के लिए, करों का विरोध करने के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर दक्षिण अफ्रीका सरकार के मतभेदभाव मूलक कानून का विरोध करने के लिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा किसानों की मांग को पूरा करने के लिए गांधी जी द्वारा अहिंसात्मक प्रतिरोध सभा के लिए जो है गठन किया था। अब बात करते हैं 43वें प्रश्न की। तो आपके 43वां प्रश्न हो जाता है, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो ऑप्शन है एड्रूस फ्रेजर, एच.एल. रिजले, ए.टी. रुड्रेल, या फिर बोड्रिक। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा एड्रूस फ्रेजर। एड्रूस फ्रेजर को ही बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर ये थे। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो आपके लिए अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें बकरीद के अवसर पर गौवध को निषिद्ध किया गया, यानी गौ की हत्या को निषिद्ध कर दिया गया? तो ऑप्शन है 1937 के मुस्लिम लीग के लखनऊ अधिवेशन में, उपयुक्त में से कोई नहीं, 1919 के मुस्लिम लीग के अमृतसर अधिवेशन में, या फिर 1940 के मुस्लिम लीग अधिवेशन में। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा 1919 के मुस्लिम लीग के अमृतसर अधिवेशन में। इसकी अधिवेशन में जो है दोस्तों जो बकरीद है, इस दिन जो है बकरीद के दिन गौवध को निषिद्ध कर दिया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं 45वें प्रश्न की। तो आपके लिए 45वां प्रश्न हो जाएगा, स्वतंत्रता अधिनियम आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बारह डकैती का स्थान था, क्या था? आपको बताना है। ऑप्शन है पंजाब, बम्बई कर्नाटक में, मद्रास प्रेसिडेंसी में, या फिर पूर्वी बंगाल में। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा पूर्वी बंगाल में। जो स्वतंत्रता आंदोलन के जो क्रांतिकारी हैं आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य 12 डकैती जो है, इसका स्थान जो है पूर्व बंगाल में हुआ था। अब बात करते हैं 46वें प्रश्न की। तो फिर 46वां प्रश्न हो जाता है, बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन है सी.आर. दास के द्वारा, अरुणा आसफ अली के द्वारा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा, या फिर सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा बंगाल विभाजन के विरोध में विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। अगला प्रश्न हो जाता है, राष्ट्रीयवादी की आर्थिक मांगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है? आपको बताना है। ऑप्शन है राष्ट्रवादियों के आधुनिक उद्योगों के तीव्र विकास का विरोध, उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उन्होंने विदेशी पूंजी के भारी निवेश का विरोध किया, या फिर जमींदारों को पुनः उनके अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन चलाया। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा तीसरा वाला, उन्होंने विदेशी पूंजी के भारी निवेशों का विरोध किया था। इसके लिए जो है दोस्तों राष्ट्रवादी की आर्थिक मांगों के संदर्भ में ये बहुत बड़ा एक विकल्प हो जाता है। अब बात करते हैं 48वें प्रश्न की। तो आपके लिए 48वां प्रश्न है, नील दर्पण 1860-61 में बंगाल के नील विद्रोह की कहानी पर आधारित एक नाटक, इसका लेखन जो है किसने किया था? तो ऑप्शन है मधुसूदन दत्त ने, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, शिशु कुमार घोष तथा मोतीलाल घोष के द्वारा संयुक्त रूप से, या फिर दीनबंधु मित्र ने। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा दीनबंधु मित्र ने। नील दर्पण यानी कि नील विद्रोह के नाम से फेमस हुआ था, जो कि 1860-61 में हुआ था। इस पर एक आधारित एक नाटक बनाया गया था, जिसके रचयिता जो है दीनबंधु मित्र के द्वारा नाटक जो है किया गया था। अब बात करते हैं 39वें क्वेश्चन की। तो 39वां क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रारंभिक कांग्रेस यानी कि प्रारंभिक कांग्रेस 1885-1905 की मांग नहीं है?
तो ऑप्शन है पूर्ण स्वराज, संपूर्ण स्वतंत्रता या फिर प्रशासनिक सेवाओं की उच्च श्रेणियों का भारतीयकरण, समाराज्य के अंतर्गत स्वतंत्रता है या फिर शस्त्र की संभावित। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा संपूर्ण स्वराज या फिर संपूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण स्वराज या फिर संपूर्ण स्वतंत्रता। आपके लिए लास्ट और 50वां प्रश्न हो जाएगा, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ऑप्शन है सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, फिरोज शाह मेहता ने, दादा भाई नौरोजी ने या फिर गणेश आकारकर ने। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों इस वीडियो का लिंक कम से कम एक स्टडी ग्रुप तक जरूर शेयर करिए ताकि जो आपके और भी साथी हैं वो इस वीडियो का लाभ ले पाएँ। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि जो आपकी आने वाली वीडियो है हमारी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। दोस्तों इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF फाइल आप हमारी फेसबुक पेज से भी डाउनलोड कर सकते हैं, फेसबुक पेज का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों मैं आपसे वादा करता हूँ आपको मैं काफ़ी हेल्प करूँगा, इस चैनल से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।